हेलो हाय, दिस इज़ अंशु सिन्हा। वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि मैं आज क्या-क्या बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो ये है कि कल का जो नोटिफ़िकेशन आया है, उसको मैं समराइज़ करूँगी ताकि आई नो लाइक लॉट ऑफ यू मस्ट हैव रेड अबाउट इट। आप लोगों ने उसको देखा, पढ़ा और समझा भी। लेकिन जिन्होंने अभी तक उसको नहीं देखा, उनको भी एक बेटर क्लैरिटी मिल जाएगी। दूसरा, मैं आज आपको कुछ 2-3 क्वेश्चंस हैं जो टीचिंग डेमोंस्ट्रेशन और इंटरव्यू से रिलेटेड है, मैं वो कुछ क्वेश्चंस वहाँ एड्रेस करूँगी और फिर मैं लास्ट में आपको बताऊँगी कि गोल्डन रूल्स ऑफ टीचिंग डेमोंस्ट्रेशन क्या है, जो कि आपको कह सकते हैं कि एक कंप्लीट वहाँ पर एक पैकेज मिल जाएगा। अगर आप देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको एक बेटर क्लैरिटी मिलेगी कि ये टीचिंग डेमोंस्ट्रेशन में आपको करना क्या है। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। तो आइए सबसे पहले बढ़ते हैं हम पहले सेगमेंट की तरफ। तो जो पहला सेगमेंट है वो यही है कि कमीशन ने असिस्टेंट प्रोफेसर के कैंडिडेट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जारी किया है। वो इम्पॉर्टेंट अपडेट यही है, आप उसको मेरे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते वक्त आपसे किसी भी तरीके की गलती हो गई है, वैसे हुई है आपसे गलती क्योंकि मुझे कमेंट्स में बहुत सारी आपकी गलतियाँ आप लोगों ने मेंशन की हुई हैं और कई को मैंने ये भी कहा है कि आप प्लीज़ उसको मेल करो। तो आई थिंक आप लोगों ने उनको मेल किया होगा, शायद उस वजह से इस तरीके से कई मेल गए होंगे, कई तरीके से लोगों ने उनको अप्रोच किया होगा क्योंकि उसी का नतीजा है कि कह सकते हैं कि इस पर एक तरीके का कार्रवाई किया गया और यही है कि इसमें किसी भी एप्लीकेशन के भरते वक़्त किसी भी तरीके की कोई गलतियाँ हो गई हैं, तो आप समर्थ पोर्टल पर आप उसको एडिट ऑप्शन एक्टिवेट करके आप उसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप अप्लाइड अंडर कैटेगरी मोबाइल फ़ोन और आपका डेट ऑफ बर्थ, ये कुछ चीज़ें को छोड़कर इसमें कोई एडिट नहीं होगा। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, क्या 3 चीज़ें हैं? अप्लाइड अंडर कैटेगरी, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ। इन 3 चीज़ों को छोड़कर आप बाकी किसी भी डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं। करेक्शंस कंप्लीट करने के बाद आप अपना फाइनल सबमिटेड एप्लीकेशन जो है वो आप डाउनलोड करके प्रिंट्स निकाल लीजिएगा और उसकी 2 सेल्फ अटेस्टेड हार्ड कॉपीज़ जो हैं वो आप सँभाल कर रखिएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के समय ये आपको जमा करना होगा। इसलिए अगर आपके एप्लीकेशन में कोई भी मिस्टेक हुई है, तो बिना किसी देर के अभी जाकर समर्थ पोर्टल पर लॉगिन करके उसको तुरंत करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है और कल लास्ट डेट है जैसा कि आपको पता है, तो प्लीज़ किसी भी तरीके की अब देरी मत कीजिए और तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपके कुछ क्वेश्चंस के साथ। तो पहला क्वेश्चन जो मुझे 1 सेकंड क्वेश्चन है कि पब्लिकेशन के बारे में कोई जानकारी मेंशन नहीं है। तो ये पहला क्वेश्चन है कि पब्लिकेशन का कोई मेंशन नहीं किया गया है। बिल्कुल सही है कि पब्लिकेशन का कोई मेंशन नहीं है, ये अच्छी बात है कि पब्लिकेशन के बारे में किसी तरीके की ऑप्शंस नहीं दिए हुए हैं। अगर आपने कोई पब्लिकेशन किया है, ठीक है? तो फिर आप उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई पब्लिकेशन नहीं है तो फिर इस पर किसी भी टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर पब्लिकेशन है, अगर किसी जर्नल स्कोपस या वेब ऑफ साइंस या यूजीसी केयर किसी में भी आपकी कुछ पब्लिकेशंस हैं, तो वो आप मेंशन ज़रूर कीजिएगा। उससे आपका थोड़ा कह सकते हैं क्रेडेंशियल्स और आपके कुछ वैल्यू जो है उनके सामने इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैम लाइफ़ का पहला इंटरव्यू है और लाइफ़ का पहला इंटरव्यू होगा और आपकी वीडियो से मुझे बहुत कुछ जानने का मौका मिला। थैंक यू सो मच। आपको बहुत कुछ जानने का मौका मिला। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको और बहुत सारे एस्पिरेंट्स को हेल्प मिली होगी इससे। बस इतना याद रखिए कि कॉन्फिडेंस के साथ जाइएगा। नॉलेज तो सबके पास है। सब किसी ने पीएचडी किया हुआ है, किसी ने नेट क्वालीफाई किया हुआ है, किसी ने जेआरएफ निकाला हुआ है, तो नॉलेज तो सबके पास है। जहाँ वो गैप है ना, वो है कॉन्फिडेंस का गैप। जहाँ वो गैप रहेगी वो रहेगी आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड का गैप। जहाँ गैप रहेगी वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का गैप। बाकी आता सब कुछ आपको है। बस ये 2-3 चीज़ों में अपने परफेक्शंस को बनाइए जब तक इंटरव्यू नहीं होता है तो। जितना हो सके आप टीचिंग डेमोंस्ट्रेशन की प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके आप अच्छे तरीके से इंटरव्यूज़ की प्रैक्टिस कीजिए, अपने पुराने नोट्स जो हैं उनको कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए कि क्या-क्या आपके जो इम्पोर्टेंट नोट्स में से आप क्या-क्या एक कोर कॉन्सेप्ट्स बनाइए, थोड़ी जितना कुछ पढ़ा है उसका एक एक कह सकते हैं माइंड मैपिंग बना लीजिए ताकि आपके भी माइंड में क्लैरिटी रह सके। तो ऑल द बेस्ट फॉर द इंटरव्यू। आगे बढ़ते हैं।
यू एक्सप्लेन्ड ऑल द स्टेप्स वेरी पोलाइटली। मेरा काम ही है आप जितना हो सके, क्योंकि जितनी पोलाइटली मैं आपको बताऊँगी, आप भी उतना ही पोलाइट अप्रोच अपने इंटरव्यू में रख पाएँगे। ठीक है? वहाँ पे हमको डिबेट करके और वहाँ पे हमें किसी तरीके की आर्गुमेंट करके नहीं आना है। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि अगर वो आपसे बैकफायर करे क्वेश्चन का, तो हमें भी जवाब में बैकफायर नहीं करना है। हमें उसको बहुत ही काम एंड कंपोज़्ड और बहुत ही पोलाइट तरीके से उन क्वेश्चन्स को हैंडल करना है, क्योंकि वो आपको बैकफायर करेंगे स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि स्टूडेंट्स हर टाइप के आते हैं। जब मैं भी पढ़ाने जाती हूँ, तो इवन ग्रेजुएशन में भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स रहेंगे जो आपसे बहुत अननेसेसरी के क्वेश्चंस पूछेंगे और आपका पेशेंस को टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर आप उस वक़्त आप अपना पेशेंस खो दें या फिर अपना आपा खो दें और आपने कुछ ऐसा कर दिया, तो वो रजिस्टर हो जाता है सबके दिमागों में। ओके, नेक्स्ट रिस्पॉन्स कमेंट जो आया है वो है स्टिल टू लॉन्ग। देखो, स्टिल मैं इसलिए लगाती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ, उसको आप बहुत और क्लैरिटी के साथ समझ पाएँ। जब मैं स्टिल लगाती हूँ तो मेरी जो बातें हैं, वो एक तरीके का वैलिडेशन है, एविडेंस है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो अगर आपको लगता है कि मेरी स्टिल्स जो हैं, जो पिक्चर्स में लगाती हूँ वो ज़्यादा लंबी है, तो मैं कोशिश करूँगी कि उसको छोटा लगाना या उसके क्लिप्स को मैं छोटा बना दूँगी। पर मेरा पर्पस यही रहता है कि मैं जो बोल रही हूँ एटलीस्ट वो आप पॉइंट वाइज़ एक्सप्लेनेशन आप समझ पाएँ। मेरी कोशिश बस यही रहती है। चलिए और कुछ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि वीडियो में जो आपने टेबल दिखाया है, क्या वैसा ही सेटअप होगा? मेरी वॉइस जो है वो बहुत ही कम है। अच्छा, तो आप लोगों ने मैं अगेन यही कहूँगी कि देखो, इंटरव्यू सेटअप का वेन्यू जो होता है ना, वो अलग-अलग होता है, वो अपने हिसाब से अलग हो सकता है। हर जगह की जो सेटअप होते हैं वो अलग होते हैं, तो किसी में हो सकता है टेबल हो आपके सामने इंटरव्यू के टाइम पे, या किसी में हो सकता है कि वहाँ पर पैनल्स जो हैं वो एक तरफ थोड़े दूर हो और आपकी चेयर अलग लगाई हुई हो, या फिर हो सकता है कि आप दोनों में ज़्यादा डिस्टेंस ना हो इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई में। तो दोनों केस हैं यहाँ पर, और लेकिन इसमें अगर आपने जो अपने वॉइस की बात कही है कि अगर आपकी वॉइस जो है वो सॉफ्ट है, तो बस इतना ध्यान रखिए कि आपको वहाँ पे क्लियरली बोलना है और थोड़ा लाउड बोलना है। थोड़ी उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आप कुछ भी बोल रहे हैं और आपकी आवाज़ धीमी आ रही है, तो वो बार-बार आपसे पूछेंगे, आप बार-बार आपको पार्डन करेंगे, तो उससे अच्छा है कि आप थोड़ी-सी अपनी वॉइस की जो है क्लैरिटी बढ़ाइए और लाउडनेस पे भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या नॉन पीएचडी के ओके, क्वेश्चन ये है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन क्या नॉन पीएचडी कैंडिडेट से भी पूछे जाते हैं? बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, पूछे जाने का कोई हिसाब-किताब नहीं है। इतना है कि जो नॉन पीएचडी भी हैं, उन्होंने अपना बेसिक आई मीन अगर आपने जेआरएफ कुछ भी किया है या फिर आपने डिसर्टेशन में भी काम किया है मास्टर्स में, तो कहीं न कहीं रिसर्च मेथोडोलॉजी तो है ही वहाँ पर। तो बेसिक रिसर्च के क्वेश्चंस तो पूछे ही जा सकते हैं, और उससे रिलेटेड आपको थोड़ा रिवाइज़ करके जाना पड़ेगा। अगर आप बेसिक रिसर्च से रिलेटेड आपको जो कोई भी के बुक है, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको कुछ बुक्स भी रिकमेंड कर सकती हूँ। और हाँ, ये भी जान के जाइए कि आपने रिसर्च से रिलेटेड कौन-सी बुक्स पढ़ी है, ठीक है? कोई इम्पोर्टेंट बुक जो ऑथर्स हैं, उनके नाम जो हैं, वो भी आप पढ़ के जाइएगा कि आपने रिसर्च मेथोडोलॉजी की कौन-सी बुक्स को रेफ़र किया था, अपने मास्टर्स के टाइम पे या फिर अपने पीएचडी के टाइम पे। तो दैट ओके, तो अब बात करती हूँ मैं टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में। वैसे मैंने टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन की एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, जिसको आप लोगों ने बहुत देखा है और उसको बहुत पसंद भी किया है। उसी में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में इंक्लूड की हुई है, बट फिर भी मैं इस वीडियो के थ्रू लास्ट में जाते-जाते आपसे 10 गोल्डन टिप्स देके जाऊँगी टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन की, ठीक है? जो कि आप इस बार बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहला है द गोल्डन टिप नंबर 1, स्टार्ट विथ कॉन्फिडेंस। ऑलवेज़ पैनल आपका पहला इंप्रेशन जो है वो सिर्फ 30 सेकंड में ही बना लेती है। ओनली 30 सेकंड्स इज़ टेक, ठीक है? तो स्माइल कीजिए, पैनल को ग्रीट कीजिए और कॉन्फिडेंटली अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। से फॉर एग्जांपल, गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड सर, मैम, टुडे आई विल बी प्रेजेंटिंग टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन ऑन XYZ टॉपिक, जो भी टॉपिक है आपका। गोल्डन रूल नंबर 2, चूज़ अ सिंपल बट अ स्ट्रॉन्ग टॉपिक। डिफ़िकल्ट टॉपिक चूज़ करना ज़रूरी नहीं है, उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पॉइंटर नहीं मिलने वाला है। पैनल सिर्फ़ देखना चाहती है कि आप पढ़ा सकते हैं या नहीं, और अगर पढ़ा सकते हैं तो कैसे पढ़ा रहे हैं। आपका यहाँ पर सिर्फ़ नॉलेज की टेस्टिंग नहीं है, बल्कि आपकी ओवरऑल कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी की भी टेस्टिंग है, ठीक है? तो कोशिश कीजिएगा जो कोर यूजी और पीजी का सिलेबस है, वैसे कोई एक टॉपिक चूज़ कीजिए। मतलब कोई बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी कोई टॉपिक मत लीजिएगा। मैंने उस वीडियो में भी बताया था, जो बहुत आपको इलैबोरेट करना हो, जो बहुत लेंदी हो, जो बहुत कॉम्प्लेक्स हो, तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा, ठीक है? वहाँ आप कॉन्फिडेंट तभी दिखेंगे जब आपके
दिमाग में उस कॉन्सेप्ट को लेकर क्लैरिटी है, आपको पढ़ाना क्या है उसकी क्लैरिटी है। क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ़ आपको टीचिंग डेमोंस्ट्रेशन देना है, उसके बाद उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाएँगे। और एक क्वेश्चन ये भी आप लोगों ने पूछा है कि टीचिंग डेमोंस्ट्रेशन का टॉपिक आप डिसाइड करेंगे या फिर पैनल डिसाइड करेगी। मैंने वहाँ भी कहा, इन मोस्ट ऑफ द केसेस यूनिवर्सिटीज़ के हिसाब से यही जाता है कि टीचिंग डेमोंस्ट्रेशन की टॉपिक आपकी होती है। पर कुछ कह नहीं सकते। अब ये इस बार के एग्ज़ाम में होना तो यही चाहिए कि टीचिंग डेमोंस्ट्रेशन की टॉपिक भी आप ही डिसाइड करें और उसके उस टॉपिक के बेस पर आपसे क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं। पर मैंने उस टाइम पे भी कहा था कि फिर भी आप एटलीस्ट 10 टॉपिक्स अच्छे से बनाकर जाइएगा कि इन केस अगर उनको वो टॉपिक पसंद नहीं आया, उन्होंने कहा कि नहीं आप किसी और टॉपिक पे भी आप ये करो, तो एटलीस्ट आपके पास सिर्फ़ एक पर स्टिक होकर मत जाइएगा टीचिंग डेमोंस्ट्रेशन के टॉपिक पर। एटलीस्ट 3-4 टॉपिक्स अच्छे से रेडी करके जाइएगा। अगर उनको कोई भी एक टॉपिक पे किसी भी तरीके का उनको लगता है कि नहीं हम आप जस्ट चेंज टॉपिक किसी और टॉपिक पे बोलो, तो आप उस टाइम पे रेडी रहें। आप उस टाइम बफरिंग मोड में ना जाएँ, ठीक है? नेक्स्ट गोल्डन टिप नंबर 3, फॉलो द 4 स्टेप रूल। 4 स्टेप रूल आप फॉलो करें। हर लेक्चर को इस तरीके से आप इसी स्ट्रक्चर में फॉलो करें। पहला तो आपको इंट्रोडक्शन देना है, कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन देना है, ठीक है? रियल लाइफ एग्जांपल्स देने हैं आपको और समरी देना है। समरी दिए बिना मत क्लोज़ कीजिएगा, समरी इज़ इम्पोर्टेंट, तो समरी ज़रूर दीजिएगा। तो ये स्ट्रक्चर जो है आपको ऑर्गेनाइज़्ड तरीके से एक टीचर के रूप में आपको वहाँ पर प्रेज़ेंट करेगा। गोल्डन टिप नंबर 4, यूज़ रियल लाइफ एग्जांपल्स। अ, थ्योरी को प्रैक्टिकल एग्जांपल से कनेक्ट कीजिए। अगर कोई थ्योरी है, आप कनेक्ट कीजिए, उसमें एग्जांपल्स दीजिए, ठीक है? सिर्फ़ थ्योरी एक्सप्लेन करके मत जाइए। जैसे कि अगर पॉलिटिकल साइंस का कोई एग्जांपल मैं लेकर चलूँ, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आर्टिकल 14 प्रोवाइड्स इक्वालिटी, बस आपने ये आपको हमेशा क्या करना है, से दैट उसका एक रियल टाइम आई मीन उस बेस पर एक रियल बेस एप्लीकेशन पर आपको एक एग्जांपल सेट करके बताना है कि अगर 2 कैंडिडेट्स इक्वली क्वालिफाइड हैं, तो इस तरीके से कुछ एग्जांपल्स के थ्रू अगर कोई करंट एग्जांपल्स हैं, तो उस हिसाब से आप उसको वहाँ पर थोड़ा क्रिएटिव हो सकते हैं। देन गोल्डन टिप नंबर 5, इंटरैक्ट लाइक अ टीचर। ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पर कोई डिबेट हो या कोई सेमिनार है और आपको वहाँ पर जाना है और आपको एक स्पीच देकर आ जाना है। दिस इज़ नॉट द सिनेरियो। सिनेरियो ये है कि आपको वहाँ पर टीचिंग डेमोंस्ट्रेशन देना है। तो मतलब आपको सिर्फ़ लेक्चर नहीं देना है, बीच में आपको 1-2 क्वेश्चन्स आप ज़रूर पूछिएगा। आई मीन ये नहीं है कि आप वहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं रहेंगे ऑफ कोर्स, लेकिन आपको इस तरीके से जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ आपको कि कैन एनीवन टेल मी व्हाई द फंडामेंटल राइट्स आर इम्पोर्टेंट इन डेमोक्रेसी? इस तरीके से। तो ये स्टूडेंट एंगेजमेंट दिखाता है, ठीक है? आप ये क्वेश्चन पूछने के बाद भले आप जवाब खुद ही दे रही हैं, आई विल टेल यू अबाउट इट। तो इस तरीके से आपकी जो टीचिंग क्लैरिटी है वो इस तरीके से दिखेगी। देन गोल्डन टिप नंबर 6, अगर आपको बोर्ड दिया गया है तो आपका बोर्ड वर्क जो है वो बहुत ही नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए। बोर्ड पर पैराग्राफ मत लिखिएगा प्लीज़, सिर्फ़ उसके इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो हैं वो वहाँ पर लिखिएगा, सिर्फ़ इम्पोर्टेंट वर्ड्स, ठीक है? पॉइंटर्स जिसको मैं कहती हूँ। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स है तो आप इक्वालिटी, फ्रीडम, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, इस टाइप के कुछ क्लीन बोर्ड वर्क होना चाहिए, ये प्रोफेशनलिज़्म दिखाता है हमारा। गोल्डन टिप नंबर 7, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हैं, तो अपने आप को पुश मत कीजिएगा कि मुझे इंग्लिश में ही देना है। वो फिर आप कन्फ्यूज़ रह जाइएगा और वो भी कन्फ्यूज़ रहेंगे कि आपकी लैंग्वेज में अगर क्लैरिटी नहीं है, तो प्लीज़ उसमें अटेम्प्ट मत लीजिए। बेटर आप बाइलिंगुअल मोड में भी पढ़ा सकते हैं वहाँ पर। अगर आपकी हिंदी अच्छी है, तो इट्स गुड इनफ, लेकिन आप हिंदी और इंग्लिश का बैलेंस यूज़ करके वहाँ पर पढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से आप वहाँ पर एक अच्छा क्लासरूम फ्रेंडली टीचिंग भी माना जाता है, कह सकते हैं कि बाइलिंगुअल। देन गोल्डन टिप नंबर 8 है, मेंटेन एन आई कॉन्टैक्ट। मैंने उस दिन भी कहा था, चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे वो टीचिंग डेमोंस्ट्रेशन हो, सिर्फ़ बोर्ड बोर्ड को मत देखिएगा, हर पैनल मेंबर की तरफ नेचुरली देखिएगा, ठीक है? इससे कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन दोनों रिफ्लेक्ट होते हैं और उनको भी लगता है कि वो आप उनको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। अब गोल्डन टिप नंबर 9, फिनिश विद इन टाइम। आपको टाइम के अनुरूप अपना सब कुछ फिनिश करना है, ठीक है? अभी मैं आपको पढ़ाते-पढ़ाते मुझे कई सारे और भी आपके कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं उसको भी मैंने देखते जा रही हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रही थी कि आपको टाइम लिमिट के अंदर कंप्लीट करना है, तो आइडियल डेमो जैसे कि इंट्रोडक्शन 1 मिनट का है, मेन टॉपिक 5 मिनट का, एग्जाम्पल्स 1 मिनट, देन समरी आप 1 मिनट। इस तरीके से आप टाइम मैनेजमेंट करके चलिए, बहुत स्ट्रेच मत कीजिएगा। अगर आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है 4 मिनट तक आप इंट्रोडक्शन ही दे रहे हैं। आप यू शुड नो कि आपको कहाँ पर स्टॉप करना है, एक पॉइंट पर कौन-सा सेक्शन को स्टॉप करना है और फिर नेक्स्ट कौन से कितने टाइम पे आपको नेक्स्ट सेक्शन को ऑप्ट करना है, तो यू शुड नो अबाउट इट। तो पैनल को टाइम मैनेजमेंट बहुत पसंद आता है। एंड लास्ट गोल्डन टिप नंबर 10, एंड लाइक अ प्रोफेशनल टीचर। ऐसा नहीं कि खत्म हुआ बस फाइनल, टाटा बाय बाय, नहीं। लेक्चर को एब्रप्टली खत्म करके मत आइएगा।
ठीक है? वहाँ पर अगर हम वो कहें कि टाइम ओवर तो भी कहिएगा वहाँ पर, अगर बीच में भी अगर आपका टाइम ओवर हो जाता है, सो आप ये कहिएगा कि थैंक यू सो मच टुडे वी डिस्कस द मीनिंग, द इम्पोर्टेंस, द एग्जांपल्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड थैंक यू फॉर योर अटेंशन। इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस आई वुड हैप्पी टू आंसर देम। सो ये प्रोफेशनल एंडिंग होती है। तो इस तरीके से आप पैनल को इम्प्रेस कर सकते हैं, ठीक है? और नोट्स को पढ़िएगा नहीं, वहाँ पर एक्सप्लेन कीजिएगा कॉन्सेप्ट को। और अगर कोई पॉइंट भूल भी जाएँ तो प्लीज़ ये आपके फेस पे रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए, ये आपकी क्लैरिटी आपके दिमाग में होनी चाहिए, नोट्स में नहीं होनी चाहिए, ठीक है? वॉइस क्लियर रखिएगा, एनर्जेटिक रहिएगा और डिफ़िकल्ट टर्मिनोलॉजीज़ को वहाँ पर सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिएगा। और करंट अफ़ेयर्स या रीसेंट एग्ज़ाम्पल्स को अगर आप कनेक्ट कर सकें अपने किसी टॉपिक पर एग्ज़ाम्पल्स में, तो वो बहुत अच्छा है। और टीचिंग के दौरान अननेसेसरी हैंड मूवमेंट्स वगैरह ये सबसे बचिएगा। बस यही इतना है, इतना ही कुछ, ये तो मैंने बोनस टिप्स दिए हैं, वैसे वो 10 गोल्डन टिप्स जो हैं वो उसको हमेशा अपने दिमाग में बिल्कुल इंटैक्ट करके रखिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।